Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to my dear students, teachers and all other people who are watching this channel of mine and this video of mine. I am Adnan Kuchar from GEL English Grammar, Pakistan. जैसा कि प्रीवियस वीडियो में मैंने एज इट इज व्हाइट बोर्ड पर रखा हुआ है, हमने लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि वर्ब चैप्टर थोड़ा सा लेंथी है। यहाँ पर हम जस्ट इंट्रोडक्शन देख रहे हैं हर एक चीज़ का। ये सारी चीज़ें जब हम नेक्स्ट जाएंगे टेंसेस में इनकी डिटेल में जाएंगे तो सबसे पहले मैंने आपसे क्या कहा था कि आपने मेन वर्ब्स की काइंड लिख लेनी है और होप्स हो कि आपने लास्ट टाइम ये लिख ली होगी। अब मैंने रिमूव करता हूँ। सो नेक्स्ट हमारे पास है एक्सिलरी वर्ब। एक्सिलरी वर्ब 26 होते हैं। एक्सिलरी वर्ब की स्ट्रेंथ कितनी है? 26। लेकिन कौन कौन से होते हैं, क्योंकि ये ज्यादा होते हैं। तो यहाँ पर मैं पहले लिख रहा हूँ, पहले हम लिखेंगे प्रिंसिपल, शॉर्ट एब्रिविएशन लिख रहा हूँ एक्सिलरी वर्ब। ये प्रिंसिपल आपने वो लिखना है कॉलेज वाला प्रिंसिपल एक्सिलरी वर्ब। इसमें हम लिखते हैं, इसमें हम लेते हैं डू, डज, डिड, उसके बाद हम लेते हैं इज, एम, आर, was, were, has, had, ये हमारे पास क्या होते हैं? सब के सब एक्सिलरी प्रिंसिपल एक्सिलरी वर्ब्स होती हैं जिनकी स्ट्रेंथ कितनी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ये स्ट्रेंथ कितनी होगी? 11। प्रिंसिपल एक्सिलरी वर्ब कितने होते हैं? 11। चलिए मैं इसका बॉक्स बना देता हूँ यहाँ पर। 11 हो गए हमारे पास प्रिंसिपल एक्सिलरी वर्ब्स। नेक्स्ट बड़ा मजे का टॉपिक है, मतलब इसकी काइंड है, जिसे हम क्या बोलते हैं? मॉडल। यहाँ पर एक चीज आपने नोट करनी है बेटा, मॉडल्स। वो मॉडल नहीं जो एक्टर होते हैं, वो ई होता है। ये मॉडल्स हैं, मॉडल्स भी नहीं पढ़ना है इसे, ये मॉडल्स होते हैं। मॉडल्स दूसरी कैटेगरी में हमारे पास मॉडल्स आएंगे। मॉडल्स में क्या चीजें शामिल हैं वो मैं इस बॉक्स में आपको लिख के देता हूं। मॉडल होप्स हो किसके अंदर पूरे आ रहे हैं। मॉडल में बेटा हमारे पास होता है विल, होता है शेल, उसके बाद होता है वुड, उसके बाद हम यूज करते हैं शुड, उसके बाद हम यूज करते हैं कैन, उसके बाद हम यूज करते हैं कुड, उसके बाद हम यूज करते हैं मे, और उसके बाद हम यूज करते हैं माइट। लेकिन इसके साथ साथ एक और भी यूज होता है, वो होता है मस्ट, और लास्ट वन होगा ought to। आपके सामने लिखे हुए सारे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कितने हो गए मॉडल्स? 10। और लास्ट में हमारे पास जो पोर्शन बचेगा उसे हम नाम देंगे सेमी मॉडल। सेमी मॉडल्स में क्या चीज आएगी हमारे पास? सेमी मॉडल्स में आएगा हमारे पास नीड, देयर एंड यूज्ड टू। जी हाँ, यूज्ड टू। इन सबको काउंट करें और यहां पर आपने क्या लिखना है? देयर आर 24। क्या चीज? 24 हमारे पास क्या है? एक्सिलरी वर्ब, क्योंकि मेन वर्ब हम प्रीवियस इससे पहले वीडियो से स्टार्ट किया था और इसमें मैंने आपको इसकी डिटेल बता दी थी। अब इसमें सबसे पहले क्या है? प्रिंसिपल एक्सिलरी वर्ब, वो जो हमने 11 आपको बता दी। ये टेंसेस वाले होते हैं, डू, डज, डिड, इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड। फिर हमने क्या कहा? मॉडल्स। मॉडल्स वर्ब नहीं होते, ये बात याद रखिएगा। फ्यूचर टेंस होता ही नहीं है, दो टेंस होते हैं। इस चीज की एग्जांपल मैं आपको, इस चीज का प्रूफ मैं आपको बुक्स पे में से दूंगा, जो कि बुक्स लिखी हुई हैं अंग्रेजों ने और पाकिस्तान में पढ़ाई जा रही है। आप यूनिवर्सिटीज में पढ़ाई जा रही हैं, आपके कॉलेजेस में पढ़ाई जा रही है, पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेजेस में पढ़ाई जाती है, सारे रूल इसी के मुताबिक है। मॉडल्स हमारे पास कितने होते हैं? विल हो गया, शैल हो गया, वुड हो गया, शुड हो गया, कैन हो गया, कुड हो गया, मे हो गया, माइट हो गया, मस्ट हो गया, अप टू हो गया। और हमारे पास जो सेमी मॉडल्स हैं उनमें हमने क्या पढ़ा? नीड है, डेयर है और
यूज्ड टू। टोटल मिला के होते कितने? 24। पहले किस चीज की काइंड्स बताई मैंने आपको? मेन वर्ब की, याद होगा। थोड़ी सी वीडियो आप रिवाइंड करके देखिएगा। तो हमने सबसे पहले अब डिटेल पढ़ना है, जैसे मैंने आपको कहा था, इतनी ज्यादा गहराई में नहीं जाएंगे, जस्ट शॉर्ट डिटेल हम लेंगे हर एक चीज के बारे में, हर एक वर्ड के बारे में, टॉपिक के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट। तो पहले आपने लिखना है हेडिंग आपको, जैसे मेन वर्ब, मेन वर्ब, ये MAI मेन वर्ब। मेन वर्ब में हमारे पास हमने 3 कैटेगरीज आपको AB सी लिखवाई थी। सबसे पहले याद करें ट्रांसटिव वर्ब, हेडिंग बनाए ट्रांसटिव वर्ब, ट्रांसटिव वर्ब, ट्रांसटिव वर्ब। ट्रांसटिव वर्ब क्या होता है और इंट्रांसटिव वर्ब क्या होता है? डेफिनेशन मैंने आपको पहले बताया था, इतना टाइम नहीं है मैं आपको ये यहाँ पे लिखवाता रहा हूँ। ट्रांसटिव वर्ब्स ऐसे सेंटेंस, ऐसे फिक्रे, ऐसे जुमले जो सब्जेक्ट, वर्ब और अदर वर्ड्स या ऑब्जेक्ट पर मुश्तमिल हो। ऐसा फिक्रा जो मुकम्मल होने के लिए ऑब्जेक्ट ले। दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, ट्रांसटिव वर्ब्स ऐसे फिक्रे होते हैं जिनमें सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है, ऑब्जेक्ट होता है या अदर वर्ड्स, मुकम्मल फिक्रे, कंप्लीट मफहूम देते हैं। इसका फॉर्मूला सिर्फ मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर कि ट्रांसटिव वर्ब का मतलब क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ड्स। ये क्या होगा? कंप्लीट सेंटेंस होगा। जैसे एग्जांपल मैं इसी के सामने लिख रहा हूँ, एग्जांपल आई गो टू लाहौर, आई गो टू लाहौर। अब मैं लाहौर जाता हूँ, आपके सामने सिंपल एग्जांपल है। ये तो हो गया हमारे पास, बिल्कुल शॉर्ट सा टॉपिक है ये तो हो गया हमारे पास ट्रांसटिव वर्ब। अब दूसरे नंबर पे हमारे पास क्या आता है? बी ऑप्शन जो हमने इसका पढ़ा था, इंट्रांसटिव, इंट्रांसटिव वर्ब, इंट्रांसटिव वर्ब। ऊपर मैंने आपको बताया कि क्या है इसका फॉर्मूलेशन, क्या बताई गई है? सब्जेक्ट, वर्ब, अदर वर्ड्स, ऑब्जेक्ट और कंप्लीमेंट। यहां पर इस किस्म के जो सेंटेंसेस होते हैं, कौन से? इंट्रांसटिव वर्ब वाले, उनमें ऑब्जेक्ट रिक्वायर नहीं होता। वो किससे फॉर्मूला लिख रहा हूं, वो सब्जेक्ट और वर्ब पर मुश्तमिल होते हैं। सिर्फ किस पर मुश्तमिल होते हैं? सब्जेक्ट और वर्ब, उसमें अदर वर्ड्स नहीं चाहिए होता। हमने डेफिनेट टेंसेस में अक्सर पढ़ा है, परिंदे उड़ते हैं, वो जाती है, वो पीती है, वो खाता है। ऐसे सेंटेंसेस जो सिर्फ सब्जेक्ट और वर्ब पर मुश्तमिल होते हैं, उन्हें हम इंग्लिश ग्रामर की रूह से क्या बोलते हैं? अकॉर्डिंग टू इंग्लिश ग्रामर दे आर कॉल्ड इंट्रांसिटिव वर्ब। कैसे? मैंने लिखा रेहाम ईट्स, रेहाम ईट्स, रेहाम खाती है। अब रेहाम इसमें क्या है? सब्जेक्ट है, ईट्स क्या है? वर्ब है। रिक्वायर ही नहीं है हमारे पास, ऑब्जेक्ट चाहिए नहीं, बस इतना ही सेंटेंस है। तो इस किस्म के जो सेंटेंसेस जो सिर्फ किस पर मुश्तमिल हो? सब्जेक्ट पर और वर्ब पर मुश्तमिल हो, उन्हें हम क्या बोलते हैं? ट्रांजिटिव, इंट्रांसिटिव वर्ब। और ट्रांसिटिव जो मुकम्मल सेंटेंस पूरा मीनिंग देता है उसे क्या बोलते हैं? ट्रांसलेट। और जो सिर्फ सब्जेक्ट वर्ब पर मीनिंग पूरा नहीं देता। अब देखिए जिस तरह से मैंने एक सेंटेंस लिखा है कि रेहाम ईट्स व्हाट? रेहाम ईट्स मैंगोज, रेहाम ईट्स अ मैंगो, रेहाम ईट्स एन एप्पल। कुछ होगा नेक्स्ट तो सेंटेंस हमारी समझ में आएगा ना। बर्ड्स फ्लाई, बर्ड्स कहाँ फ्लाई करते हैं? जमीन पे कर सकते हैं। बर्ड्स फ्लाई ऑन द ग्राउंड लिख दें, सेंटेंस गलत क्यों? क्योंकि हमने नेक्स्ट पाया हुआ था बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई होगा, इन द एयर होगा। तो बर्ड्स फ्लाई अकेला क्या है? सेंटेंस नहीं होता। नेक्स्ट आगे चल के बताऊंगा। यहां तक आपने को ट्रांसलेट, इंट्रांसलेट दोनों के होप्स हो के आपको समझ आई होगी। नेक्स्ट हमारे पास था जो टॉपिक हमारे पास, वो है रेगुलर इररेगुलर वर्ब। में वर्ब की काइंड्स हो रही हैं, रेगुलर और इररेगुलर वर्ब। तो हम स्टार्ट करते हैं इररेगुलर वर्ब। इररेगुलर सॉरी पहले रेगुलर, रेगुलर वर्ब, रेगुलर वर्ब। अब वर्ब दो तरह के होते हैं, आपने डिक्शनरी पढ़ी है, उसमें इंग्लिश ग्रामर की जो होती है फॉर्म ऑफ वर्ब्स होती हैं, वो आपने देखी होगी, बुक्स में होती हैं आपके पास। यहाँ पर भी जैसे ईट है, प्ले है, गो, जो भी है वो सब के सब किस में आते हैं? रेगुलर वर्ब होते हैं। और कुछ क्या होते हैं? इररेगुलर। सिर्फ इतनी सी बात। यहाँ पर एक और बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, सरप्राइजिंग होगी आपके लिए। और एक दूसरा मेरा क्लेम, दूसरा चैलेंज कि मैं आपसे पूछता हूँ वर्ब की कितनी फॉर्म्स होती हैं?
हाउ मेनी फॉर्म्स ऑफ वर्ब है, किसी भी वर्ब की, ईट है, प्ले है, कितनी फॉर्म्स में आता है, कितनी एग्जाम में से डिवाइड करते हैं। आपका डेफिनेटली आंसर होगा 3। जैसे गो, वेंट, गॉन, मेरा दावा है, दावा नहीं है, प्रूव है। 5 होती है, कितनी होती है? 5। कौन कौन सी आए देखते हैं। रेगुलर वर्ब्स की डेफिनेशन ये होगी कि ऐसी फॉर्म ऑफ वर्ब जो अपनी दूसरी और तीसरी हालत में तब्दील हो जाए। जैसे गो है, दूसरी में वेंट हो जाता है, तीसरी में गॉन हो जाता है, तब्दील हो जाती है। ईट है, एट है, इटन है, चेंज हो जाती है। जो फॉर्म ऑफ वर्ब्स दूसरी और तीसरी हालत में चेंज हो जाती है उसे हम क्या बोलते हैं? रेगुलर वर्ब। यहां पर मैंने आपको V1 वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, V2 वर्ब की सेकंड, V3 वर्ब की थर्ड एंड V4 वर्ब की फोर्थ फॉर्म एंड V5 वर्ब की फिफ्थ फॉर्म। अब कहेंगे कि ये कहां से आ गई पांचवी? अभी बता, आपको तो आना चाहिए। जैसे यहां पर मैंने लिखा गो, सेकंड फॉर्म इसकी क्या होती है? वेंट। थर्ड क्या होती है? गॉन। फोर्थ फॉर्म कैसे बनाते हैं? फर्स्ट के साथ ing लगा के, गोइंग। और अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट में हमने इसे इस्तेमाल करना हो तो जनाब क्या लिखेंगे? गोस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का हिस्सा है ना, टेंस क्या होता है? वर्ब होता है, तो फॉर्म नहीं आएगी, उल्लू बनाया जाता है। इसी तरह से ईट, एट, इटन, ईट, एट, इटन। यहां पर क्या जाएगा? ईटिंग। और यहां पर क्या जाएगा? ईट्स। So all of these verbs which change its form in second, third, fourth and fifth form, they are called actually regular verb. ये चीज आपने लिख ली। सेकंड हेडिंग आप बनाएंगे क्योंकि मैं इसको चाहता हूं कि ये irregular verb। हमारे पास दूसरा टॉपिक है irregular verb। अब irregular verb क्या होते हैं? ऊपर मैंने आपको बताया है कि 5 फॉर्म्स ऑफ वर्ब होती हैं, ये आपके सामने हैं। इनको रेगुलर कहते हैं जो चेंज होती है दूसरे और तीसरे से जाके वेंट हो गया, गॉन हो गया, गोइंग, गोस, चेंज हो रही है पांचों में। ये क्या कहलाती है? रेगुलर। और ये क्या कहलाती है? इररेगुलर। इररेगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब सेम आपने यही स्केच V1, V2, V3, V4 एंड V5। अब कुछ फॉर्म ऑफ वर्ब ऐसी होती है जो तीनों हालतों में एक तरह से ही नजर आती है, एक तरह से लिखी जाती है। मैं यहाँ पर 1-2 लिखूंगा क्योंकि हर चीज मैं ही बताऊं ये नहीं है, आपको हिंट देना, आपने खुद ढूंढना है उसमें से। जैसे मैं यहाँ पर लिखता हूँ कट, सेकंड फॉर्म में भी क्या आता है? कट। थर्ड फॉर्म में भी क्या आता है? कट। और फोर्थ फॉर्म में हम क्या लिखते हैं? कटिंग। फोर्थ फॉर्म में हम क्या लिखते हैं? कटिंग। और फिफ्थ फॉर्म कहाँ जाएगी? फिफ्थ फॉर्म आपकी कहाँ जाएगी? वो भी तो लिखेंगे हम, वो क्या होगी? कट्स। इसके अलावा दूसरी एग्जांपल लिखें, फुट, फुट। थर्ड में भी क्या आएगा? फुट। अब फर्स्ट में भी फुट है, सेकंड में भी फुट है, थर्ड में भी फुट है, टेंस किस तरह से रिकॉग्नाइज करेंगे? तो इस तरह के अगर फॉर्म ऑफ वर्ब्स आए तो उसे क्या बोलते हैं? इररेगुलर। फुट, फुट, फुट। यहां पर क्या आएगा? फुटिंग। और यहां पर क्या आएगा? फुट्स। क्लियर होगी ये चीज? 1-2 सेकंड आपको दे रहा हूं, ये चीजें लिख लें। उसके बाद हम इसकी जो मेन वर्ब की लास्ट टाइम है उस पर डिस्कस करने के बाद लेक्चर को, इस वीडियो को यहीं पे क्लोज करेंगे। ठीक है, ये लिख लिया आपने। अब पढ़ते हैं मेन वर्ब की ही काइंड है, और वो काइंड कौन सी है? वो काइंड है जनाब आपके पास फिनाइट और इनफिनाइट। याद है? होप सो याद होगी। सबसे पहले हमने क्या लिखना है? फिनाइट। फिनाइट वर्ब। शट करो, ये बता सकते। शट करो। सबसे पहले हमारे पास फॉर्म ऑफ वर्ब में आएगा फिनाइट वर्ब। व्हाट इज फिनाइट वर्ब? आप लोगों से मैं ये पूछता हूं कि ये फिनाइट वर्ब क्या है? ये फिनाइट वर्ब है क्या? व्हाट इज द फिनाइट वर्ब? देख लेते हैं। पहले आप इसकी डेफिनेशन लिख लें। वो डेफिनेशन मैं आपको लिखवा देता हूं कि किसी भी फिक्रे में सब्जेक्ट के करीब जो वर्ब होता है उसे हम फिनाइट वर्ब कहते हैं। फिर से रिपीट कर रहा हूं अपने वर्ड्स को। किसी भी फिक्रे में सब्जेक्ट के करीब जो वर्ब होता है उसे हम फिनाइट कहते हैं, लेकिन डेफिनेशन यहां तक मुकम्मल नहीं है। फिनाइट वर्ब की पहचान इस तरह से होगी
कि वो वर्ब, फिनाइट वर्ब की पहचान कैसे होगी कि वो वर्ब सब्जेक्ट के तब्दील होने से तब्दील हो जाएगा। क्या कहा? वो वर्ब सब्जेक्ट चेंज होगा तो वर्ब भी चेंज हो जाएगा, अगर वर्ब चेंज होगा तो सब्जेक्ट चेंज हो जाएगा। दोनों सूरतों में अगर कोई ऐसा वर्ब किसी सेंटेंस में आपको देखने में मिल जाता है जो कि सब्जेक्ट की वजह से चेंज हो रहा है या टेंस की वजह से वर्ब चेंज हो रहा है, तो ऐसे सारे के सारे सेंटेंसेस में जो वर्ब यूज हुआ होता है उसे हम क्या बोलते हैं? फिनाइट वर्ब। यहाँ पे मैं एग्जांपल लिख रहा हूँ, ये मैंने इसलिए व्हाइट बोर्ड इतना छोड़ा, पहले फिनाइट फिर इनफिनाइट, फिर आपको बाखूबी समझ आ जाएगा। सो फर्स्ट एग्जांपल पे फोकस करें आप लोग। फिनाइट वर्ब मैं लिखता हूँ आई गो टू मार्केट, मैं मार्केट जाता हूं। दूसरा सेंटेंस में लिखता हूं आई वेंट टू मार्केट। अब देखिए वेंट चेंज हो गया, किस वजह से चेंज हुआ? चेंज ऑफ टेंस की वजह से। अब मैं एक वर्ब की चेंज वाली आपको सेंटेंस लिख देता हूं। ये देखिए इसी इंडेफिनिट में, अगर हम इंडेफिनिट में लिखेंगे तो क्या होगा? ही गोज टू मार्केट, ही गोज टू मार्केट। तो कहने का मतलब बेटा सिर्फ ये है कि अगर सब्जेक्ट या वर्ब टेंस के चेंज होने से आपके फॉर्म ऑफ वर्ब चेंज हो तो उसे हम क्या नाम देंगे? ये वर्ब कौन से हैं? फिनाइट। ये कौन से वर्ब है? फिनाइट वर्ब। ओके, लास्ट टॉपिक आज के लिए वो हमारे पास क्या है? इनफिनाइट। इनफिनाइट इनफिनाइट वर्ब्स क्या होते हैं इसके बारे में पहले डेफिनेशन लिख लें। ऐसे वर्ब्स नॉन फिनाइट, इसे नॉन फिनाइट लिख सकते हैं आप, लेकिन मैं इनफिनाइट लिख रहा हूं। इनफिनाइट वर्ब्स कौन से हैं? ऐसे वर्ब्स जो सब्जेक्ट से दूर हो। दोबारा से सुनिए, किसी फिक्रे में ऐसे वर्ब जो सब्जेक्ट से दूर हो। दूसरी डेफिनेशन सुन लिए, जरा समझ में नहीं आता तो ऐसा फिक्रा जिसमें एक से ज्यादा वर्ब यूज किया गया हो। ऐसा फिक्रा जिसमें एक से ज्यादा वर्ब को यूज किया गया हो, तो जो वर्ब सब्जेक्ट से दूर होगा, यानी कि फर्स्ट वर्ब के बाद जो आने वाला वर्ब होगा उसे हम क्या बोलेंगे? इनफिनाइट वर्ब। यहां तक बात समझ में आ गई? अब दूसरी, यहां पर इसकी डेफिनेशन कंप्लीट नहीं हुई। इनफिनाइट वर्ब की पहचान, सबसे बड़ी पहचान क्या होगी कि वो टेंस के या सब्जेक्ट के तब्दील होने से नहीं होंगे, उन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। टेंस कोई मर्जी हो, वो कभी चेंज नहीं होते, उसे हम क्या बोलते हैं? इनफिनाइट वर्ब्स। चाहते हैं कि एग्जांपल मैं यहां पर लिख देता हूं। ऊपर वाले सेंटेंस को कैरी कर रहा हूं नीचे में। हमने यहां पर लिखा आई गो टू मार्केट, यहां तक लिखा सेंटेंस, ये तो पहले ही। यहां पर मैं लिख देता हूं सेंटेंस को थोड़ा सा लेंथी बनाने के लिए, क्योंकि हमने डबल वर्ब यूज करना है। टू बाय सम बुक्स, यहां पर क्या लिखा? आई गो टू मार्केट टू बाय सम बुक्स। नीचे इसी सेंटेंस को हम कैरी करते हैं, तो यहां पर मैं क्या लिख देता हूं? आई वेंट टू मार्केट टू बाय सम बुक्स। लास्ट सेंटेंस वो कौन सा है? ही goes to market to buy some books. He goes to market to buy some books. तो मैं जल्दी में लिख रहा हूँ, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। अब ये देखिए, ये मैंने दोनों यहाँ पर फिनाइट और इनफिनाइट दोनों का कंपैरिजन बताऊंगा। ये यहाँ पर आपने इन चीजों पे फोकस करना है। चेंज हो रहे ऊपर वाले एग्जांपल्स है ना, सारी ऊपर वाली एग्जांपल्स हैं, इनको हम क्या बोलेंगे? फिनाइट वर्ब। इनको क्या बोला जाता है? फिनाइट। और देखो सब्जेक्ट के पास में दूसरा वर्ब हमारा कहां पे यूज हुआ है? कहां पे यूज हुआ है? सब्जेक्ट से दूर। और देखो आई गो टू मार्केट टू, यहां पर टू बाय बुक है, यहां पर भी टू बाय, यहां पर भी बाय, यहां पर भी बाय, यहां पर भी बाय, है ना? ऐसा चेंज हो रहा है। इसी में बुक्स लिखी होती है, बुक में इसी से सेंटेंसेस इसी तरह लिखे होते हैं, समझ में नहीं आता। तो जो चेंज ना हो उसे हम क्या कहते हैं?
उसे हम क्या कहते हैं, फिनाइट वर्ब। सो आज के लिए इतना ही, क्योंकि हम मेन वर्ब को कवर कर चुके हैं। मेन वर्ब की 3 कैटेगरीज, 3 काइंड्स को हमने अच्छे से आपको समझाने की कोशिश की है। होप्स हो कि आपको इन चीज़ों की समझ आई होगी। आज के लिए बस इतना ही, आज के लेक्चर के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर आपके सामने नए टॉपिक के साथ मैं हाजिर होगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।